अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, एमडीकेड एमसीक्यू सीरीज़ के आज पार्ट 3 के हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे और विदाउट कैलकुलेटर आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो गई होगी। चलें स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। इफ़ वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, हाउ फार विल इट फॉल इन टाइम टी। अब इसमें वो कह रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर से नीचे फेंका हुआ है, तो हमें पता है स्टूडेंट लास्ट में हम डिस्कस किया था ऊपर से नीचे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब आपके पास इक्वेशन क्या होती है, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप देखें वी आई तो 0 है तो ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास क्या बनेगा, h इज इक्वल टू हाफ का मतलब होता है 0.5। आप कंप्लीट लिख लें, जैसे g की जगह 9.8 डिवाइडेड बाई 2 टी स्क्वायर। अब 9.8 को जब आप हाफ करेंगे तो इसका मतलब 4.9 हो जाएगा और टी स्क्वायर की जगह अगेन आ जाएगा। अच्छा, एक तो ये आपका आंसर हो गया और ये आपने फार्मूला हमेशा शॉर्ट ट्रिक के लिए याद रखना है, जब भी बॉडी ऊपर से नीचे जाएगी तो ये ट्रिक आपकी होती है कि आपने हाइट वाला फार्मूला लगाना है, h इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। ये आगे हम इंशाल्लाह करेंगे। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। एमसीक्यूज 2 की तरफ बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग कार विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड्स। वो कह रहा है 2 सेकंड के अंदर एक कार ने डिस्टेंस कवर किया जब उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड थी। डी एक्सेलरेट से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि उसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है। आप बताएं कि वो क्या डिस्टेंस होगा। तो देखें, जब वेलोसिटी आपको गिवन है तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 15 मीटर पर सेकंड, साथ ही आपको टाइम गिवन है तो आपने लिखा t इज इक्वल टू 2 सेकंड। एक्सेलरेशन है तो आपने ए की वैल्यू लिख ली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, डी एक्सेलरेट से तो इसलिए मैंने माइनस भी लगा दिया। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज का। अब वो कह रहा है डिस्टेंस निकालें एस। तो जब भी आपने एस निकालना है तो एस का फार्मूला क्या होगा, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप इस फार्मूले में वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करें। एस इज इक्वल टू वी आई कितना गिवन है 15, टी की जगह आपने लिखा 2 प्लस हाफ ए आपके पास कितना गिवन है माइनस का 2, क्योंकि डी एक्सिलरेट्स हो रहा है। अच्छा, टी 2 सेकंड था, 2 का स्क्वायर हो गया। अब आप अगर देखें तो एस इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30। अच्छा, पहले हम एक काम करते हैं, हम इस 2 को कैंसिल कर देते हैं। अब प्लस माइनस तो दोबारा माइनस आ गया और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो फाइनली स्टूडेंट एस इज इक्वल टू 26 मीटर विल बी योर लास्ट आंसर। सो ऑप्शन डी 26 मीटर इज फाइनल आंसर। एमसीक्यूज 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखिए, दो तरह की फोर्सेज होती हैं, दोनों एमसीक्यूज 3 और 4 में आपको काम आएंगी, तो इसलिए समझिएगा प्लीज। मैं आपको साथ साथ इसको लिखकर भी बता देता हूँ, ठीक है। एक होती है आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स और एक सेकंड होती है आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब आप देखें, इसमें जो पहली कंजर्वेटिव फोर्स है, ये साथ साथ में लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए। अब इसमें आप देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये तमाम फोर्सेस शामिल हैं। तो मैं एग्जांपल भी लिख दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ताकि एमसीक्यूज अगर थोड़ा सा डिफरेंट भी आए तो आपके लिए आसानी हो। अच्छा, अब कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड ना आपने 2 पॉइंट याद रखने। ये मैं एरो की फॉर्म में आपको बनाकर दिखाता हूँ। पहला ये होगा आपके पास कि इसका जो पाथ होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट होता है कि वो एनर्जी को कंजर्व करेंगे, यानी कि एनर्जी को स्टोर करेंगी। तो पहला पॉइंट तो कंजर्वेटिव का हो गया। अब नॉन कंजर्वेटिव में बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे पहले में है पाथ इंडिपेंडेंट, तो इसमें हो जाएगा पाथ डिपेंडेंट। पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरे में अगर आप देखें तो कंजर्व एनर्जी होता है कंजर्वेटिव में, नॉन कंजर्वेटिव में क्या हो जाएगा, डिसिपेट एनर्जी, यानी कि ये स्टोर नहीं करेगा बल्कि डिसिपेट करेगा, अपने पास से मूव करेगा, इधर से उधर प्रोसेस कर देगा। अच्छा, अब अगर आप देखें तो कंजर्वेटिव फोर्स की जो एग्जांपल है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको डेफिनेशन तो आ गई, लेकिन ये नाम आपने लाजमी लिखने हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। एक होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, आपने याद रखना है। दूसरा होती है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी फोर्स। ये आपको पता है कि ये सारी पाथ इंडिपेंडेंट होती है, इनके लिए पाथ जरूरी नहीं होता। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स आपने लिखा है, ग्रेविटी आपने लिखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरी होती है इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। ये तीन आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं जो कि पाथ इंडिपेंडेंट और कंजर्व एनर्जी होती हैं। अब हम जब जाएंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की तरफ, जो कि पाथ पे डिपेंड करती हैं और एनर्जी को भी डिसिपेट करेगी, वो उसके अंदर अगर आप देखें तो ज़्यादातर कौन सी होती हैं, रेजिस्टिव फोर्स होती हैं, जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। तो जब भी आपको पता है रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है फ्रिक्शन। एक फ्रिक्शन और सेकंड एक होती है आपके पास एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन। तो ये दोनों आपके पास होती है नॉन कंजर्वेटिव। अब एग्जांपल्स आपने नोट कर ली।
अब एमसीक्यूज 3 और 4 आपके लिए इजी होगा। तो एमसीक्यूज 3 में आप देखें फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब आप देखें एमसीक्यूज 4 पर आ जाएं, जो हमने पीछे थ्योरी डिस्कस की एज इट इज। अब वो कह रहा है कि रेजिस्टिव फोर्सेस आर, रेजिस्टिव फोर्सेस क्या होती हैं, कंजर्वेटिव होती हैं, नॉन कंजर्वेटिव। तो डायरेक्ट मैंने बता दिया आपको ये नॉन कंजर्वेटिव होती हैं, क्योंकि हमने थ्योरी पीछे डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे स्टूडेंट आपके पास, वो कह रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएं और उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए 65 जूल से 130 जूल, तो वर्क डन क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी पहले आपको कितनी गिवन है 65 जूल, और दूसरी कितनी गिवन है 130 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी तो गिवन है, फिर वो कह रहा है देन द वर्क डन बाय द फोर्स, तो वर्क डन क्वेश्चन मार्क हो गया। इसके लिए याद रखिएगा कि वर्क डन जो है ना वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी तो वर्क है, इसलिए हमने इसके बीच में इक्वल लिख दिया। अब चेंज निकालने का तरीका क्या होता है कि 130 में से आप 65 को 2 में से आप 1 को माइनस कर दें, तो ये चेंज आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, जो कि खुद एक वर्क है। काइनेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो वर्क कितना आ गया 65 जूल। सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर। रेडियस आपको दिया हुआ है सर्कुलर पाथ का, और वो कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी कितनी 8 रेडियन सेकंड इनवर्स। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे जाया करते हैं, ओमेगा से। तो मैंने लिख दिया रेडियस 2 मीटर और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 8 रेडियन पर सेकंड। तो वेलोसिटी निकालनी है लीनियर वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर की जगह 2 लिखा, ओमेगा की जगह 8, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 16 मीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। MCQ 7. A wheel of radius 1 meter covers an angular displacement of 180. Its linear displacement is. वो कह रहा है एक व्हील यानी कि सर्कुलर चीज है आपके पास जिसका रेडियस कितना है 1 मीटर, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये होता है थीटा। ये कितना है 180 डिग्री। आप बताएं लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस क्या होगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा एस का फार्मूला होता है आर थीटा सर्कुलर पाथ के लिए, लेकिन ये जो थीटा होता है ये हमेशा रेडियन के अंदर होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज का। तो एस की जगह तो एस आ गया, आर तो 1 गिवन है, लेकिन जो थीटा इसकी जगह मैं 180 नहीं रख सकता। क्यों, क्योंकि वो तो डिग्री में गिवन है, जबकि थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो अब आपको एक रिलेशन पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि 180 डिग्री जो है वो इक्वल होता है पाई रेडियन के। ये एक रिलेशन है जब आप डेरिवेशन में थ्योरी पढ़ रहे होते हैं। तो अब आप देखें 180 डिग्री किसके इक्वल है, पाई रेडियन के। इसका मतलब ये हुआ जहां पे 180 डिग्री आ रहा है हम उसकी जगह पाई लिख सकते हैं, क्योंकि वो पाई रेडियन है। तो अब s इज इक्वल टू 1 की जगह तो 1 आ गया आपके पास, और जहाँ पे थीटा लिखा होता है 180 उसकी जगह मैंने पाई लगा दिया। तो फाइनली पाई हो गया, और पाई कितना होता है 3.142 मीटर। तो इसका मतलब स्टूडेंट इजी हो गया, ये आपका जो ऑप्शन ए नजर आ रहा है 3.142 मीटर। सो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। MCQs 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर इंटर स्टूडेंट्स एंड इंटी टेस्ट स्टूडेंट्स। अच्छा इसमें देखिए कह रहा है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय द मिनट हैंड आफ्टर 5 मिनट्स। अब वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई, मैंने आपको ट्रिक बताई, जब भी एंगुलर कवर्ड आ जाए इसका मतलब कोई भी सर्कुलर चीज की बात कर रहा है। तो अब आप इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ी डायग्राम बना देता हूँ। आप कोई भी सर्कल लें, उसमें सेंटर पॉइंट से लेकर शुरू में कोई भी बॉडी मौजूद है और वो आगे चलेगी, 2 पॉइंट्स आ गए सर्कल में। तो आपको पता है ये जो 2 पॉइंट का फासला है ये कहलाता है एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और सेंटर से लेके इस पॉइंट का फासला क्या कहलाता है, रेडियस आर, और ये जो बीच में एंगल बनता है वो होता है थीटा, और ये रिलेशन क्या होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। अच्छा इसी तरह अगर आप घड़ी की मिसाल लें तो वो भी आपके पास सर्कुलर राउंड हो गई। अब यहाँ पे सवाल के मुताबिक वो कह रहा है कि उसके अंदर आपको पता है मिनट भी होता है, सेकंड भी और आवर भी। आपने मिनट हैंड लिया, और ये देखिए मैं घड़ी बना देता हूँ इसके अंदर कम्प्लीटली। अब ये मिनट हैंड है। अब नॉलेज के लिए क्या है इसके अंदर आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, वो ये कि जब भी हम बात करते हैं 60 मिनट की, 60 मिनट से मुराद क्या है, 1 आवर, ये मैं लिख कर बता देता हूँ। 1 आवर यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट के अंदर क्या होता है कि 360 डिग्री होते हैं, ये मैंने आपको थ्योरी में भी करवाया था। तो एक पूरे चक्कर के अंदर 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट है, और 60 मिनट में कितने 360 डिग्री है। अब 1 मिनट निकालना है तो 60 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 360 को हमने डिवाइड कर दिया 60 से। अच्छा अब आपके कैंसिल हो गए, तो 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री आ गए, 6 डिग्री। ये मैंने अलग से लिख लिया, ये एंटी टेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। अच्छा अब 1 मिनट में तो 6 डिग्री आ रहे हैं। अब सवाल में देखें कितने कह रहे हैं 5 मिनट्स। तो मैंने क्या किया 5 निकालना है, तो 1 में अगर 6 तो 5 में कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 30 आ जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। MCQs 9 the ratio of velocity of sound in air at 4 atmosphere and that at 3 atmosphere pressure would be। अच्छा देखने में थोड़ा न्यूमेरिकल वाइज लग रहा है, लेकिन इसमें थ्योरेटिकल एक कॉन्सेप्ट है। वो क्या, जब भी आप साउंड की वेलोसिटी की बात करते हैं तो आपको वेलोसिटी का फार्मूला याद होता है। अब उस फार्मूले में आपने ये देखना है कि क्योंकि यहाँ पे उसने प्रेशर का जिक्र किया हुआ है,
तो क्या उस फार्मूले में प्रेशर का कोई जिक्र है? अगर प्रेशर का जिक्र है तो फिर तो ठीक है, हम उसको सॉल्व करेंगे कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर प्रेशर का जिक्र नहीं है किसी भी फार्मूले के अंदर जिसकी वो बात कर रहा है, तो इसका मतलब उसके चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए मैंने ए लिख दिया 1/1। अब मैं आपको आसान करके समझाता हूँ। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? गैमा आर टी अपॉन एम। एम क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। टी का मतलब है टेम्परेचर, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर आपके गैमा एक रेशियो है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर का जिक्र नहीं है। देखिए मैंने क्रॉस कर दिया इसको। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड में जब प्रेशर का जिक्र ही नहीं है, तो फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड का प्रेशर से क्या ताल्लुक है? इसका मतलब नो चेंज। प्रेशर बढ़ाएं या कम करें उससे वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए स्टूडेंट आप ऑप्शन ए 1/1 रखेंगे, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रेशर बढ़ाने या कम होने से वेलोसिटी ऑफ साउंड पर। Doppler effect is applicable to sound waves only, light waves only, both sound and light wave, neither sound and light wave। अच्छा, लॉजिकल एमसीक्यू तो स्टूडेंट क्यों कह रहा है डॉपलर इफेक्ट किसके लिए एप्लीकेबल है? तो जब आपके पास इस तरह का एमसीक्यू है डायरेक्ट आप लगाते हैं बोथ साउंड एंड लाइट वेव, ये तो कंफर्म हो गया। अच्छा, अब ये क्यों है? तो आप देखें डॉपलर इफेक्ट की बेसिक डेफिनेशन पे जाएं, वो क्या होता है? एक तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज के बारे में बताता है साउंड की, और एक वेवलेंथ के अंदर चेंज के बारे में बताते हैं। अब जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज की बात करेंगे तो एक आवाज़ जहाँ से आ रही है सोर्स ऑफ साउंड और एक सुनने वाला है लिसनर, इन दोनों की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, वो तो साउंड हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं वेवलेंथ की चेंज के बारे में, तो वेवलेंथ का चेंज कहाँ पर आता है? चेंज इन कलर। कलर्स के अंदर जिस तरह चेंज आता है, तो कलर्स की क्या लाइट होती है, लाइट की वेवलेंथ होती है। इसको अगर मैं थोड़ा सा आसान करना चाहूँ तो आप इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? कलर्स के चेंज का मतलब ये हुआ कि आप जब बात करते हैं स्टार्स की, गैलेक्सीज की, तो स्टार्स पर जाएंगे आप मूव करेंगे कुछ और कलर मिलेगा। सेम अगर आप गैलेक्सीज पर जाएंगे तो कलर कुछ और मिलेगा। इसका मतलब कलर की वेवलेंथ में क्या होगा? चेंज होगा। सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। अच्छा सर, मुझे यकीन है कि आपको ये एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये जो एमसीक्यूज की सीरीज़ है ये आपको फिजिक्स के लिए इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प करेगी। किसी भी तरह का टेस्ट होगा आप इंशाल्लाह कंप्लीट मार्क्स सिक्योर करेंगे। मेहनत करते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।